हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो दिस इज़ आवर डे नंबर 8 ऑफ एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों हम लोग डेली एमसीक्यू सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये 8वां दिन है। इससे पहले मैंने आपको 7 एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। आइए देखते हैं कि क्या क्या है यूनिट 8 में, हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले दोस्तों पीपीपी के यूनिट 8 को देखते हैं, जो कि बेस्ड है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एज पर फेमा बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया इज द स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसिडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मस्ट बी फॉर मिनिमम हाउ मेनी डेज। तो ये दोस्तों कम से कम 182 दिन का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेजिडेंट इज नॉट परमिटेड फॉर विजिट टू। यानी दोस्तों आप फॉरेन एक्सचेंज रेजिडेंट यदि विड्रॉ कर रहे हैं तो कहाँ किस कंट्री में जाने के लिए परमिटेड नहीं है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है दोस्तों श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका भूटान। ओके, सो भूटान ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना सीलिंग है अमाउंट जो कि परमिट किया गया है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, पहले कितना था। ठीक है दोस्तों, पहले था ये हमारा ऑप्शन नंबर डी $25,000। इट वॉज इनिशियली राइट। रेमिटेंस अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम आर मेड अंडर द डैश सिस्टम। बताइए इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो रेमिटेंस होता है वो किस सिस्टम के अंदर होता है। ऑप्शन ए है डेडिकेटेड रेमिटेंस, बी है NEFT, सी है RTGS, डी है स्विफ्ट। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका NEFT सिस्टम के अंदर इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के अंदर रेमिटेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फेमा का क्या फुल फॉर्म है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फंडेड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फंड एक्सेस मॉनिटरिंग एक्ट, नन ऑफ द अबव। दोस्तों फेमा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फेरा 1973 हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डैश एंड RBI इज नाउ गाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ द न्यू एक्ट। यानी दोस्तों फेरा 1973 को किसने रिप्लेस कर लिया और RBI जो है अब किस नए एक्ट के प्रोविजन से गाइडेड होती है। ऑप्शन ए है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1979, बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1989, सी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो दोस्तों फेरा जो 1973 था इसको किसने रिप्लेस कर लिया, इसको रिप्लेस कर लिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों बताया तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा फेमा के अंदर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होता है इसको किस में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ए कर रहा है वनली करंट अकाउंट, बी कर रहा है वनली कैपिटल अकाउंट, सी कर रहा है करंट और कैपिटल अकाउंट, डी कर रहा है नाइदर करंट अकाउंट नॉर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों फॉरेक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है अंडर फेमा उसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं या तो करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमा के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके कारण से क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ। ऑप्शन ए एसेट ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट हेल्ड अब्रोड, ऑप्शन बी एसेट इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि फेमा के अंदर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है इसका मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिस कारण से आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है दोस्तों बोथ ए एंड बी। यानी कि एसेट ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट हेल्ड अब्रोड, मतलब कोई भारत का निवासी है, वो भारत में रह रहा है, उसका एसेट भारत में है लेकिन वो रह रहा है अब्रोड, मतलब पर्सन वो आदमी भारत में रह रहा है लेकिन एसेट भारत से बाहर है। ठीक है। और दोस्तों दूसरा केस है कि एसेट इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो दोनों केस हो सकता है दोस्तों कैपिटल अकाउंट हू इज ऑथराइज पर्सन अंडर फेमा। फेमा के अंदर ऑथराइज पर्सन कौन होता है दोस्तों। ऑप्शन ए ऑथराइज डीलर, बी है बैंक, सी है ऑथराइज मनी चेंजर, डी है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ऑथराइज पर्सन फेमा के अंदर होता है हमारा ऑल ऑफ दिस, यानी ऑथराइज डीलर, बैंक, ऑथराइज मनी चेंजर, ये सभी ऑथराइज पर्सन होते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे पास ढेर सारा MCQs का क्वेश्चंस है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आगामी GIB एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप इस तरह के MCQs PDF को चाहते हैं तो काइंडली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब RBWM के यूनिट 8 के MCQ को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस यूनिट 8 MCQ ऑफ RBWM। पहला क्वेश्चन है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है कि दोस्तों ये एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि इंटरेस्ट अर्न करता है। ऑप्शन बी है दोस्तों एक डिपॉजिट अकाउंट जिसको नोटिस चाहिए विड्रॉल से पहले। ऑप्शन सी है डिपॉजिट अकाउंट जो कि अलाउ करता है इमीडिएट विड्रॉल विदाउट एनी नोटिस और पेनल्टी। ऑप्शन डी का है कि डिपॉजिट अकाउंट जिसको एक्सेस किया जा सकता है दिन के किसी समय पर भी, किसी सर्टेन टाइम में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट जो कि इमीडिएट विड्रॉल अलाउ करता है बिना किसी नोटिस का या पेनल्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन एडवांटेज क्या है डिपॉजिट अकाउंट का। ऑप्शन ए है कि ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करता है। ऑप्शन बी है दोस्तों कि इनका लो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन सी है कि ये इजी एक्सेस टू फंड ऑफर करता है। ऑप्शन डी है कि ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों मेन एडवांटेज क्या है हमारा डिमांड डिपॉजिट का। ऑप्शन सी इज़ द मेन एडवांटेज दैट दे ऑफर इजी एक्सेस टू फंड, यानी आपको फंड का इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डिमांड डिपॉजिट का। सेविंग अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, चेकिंग अकाउंट। तो दोस्तों डिमांड डिपॉजिट का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सेविंग अकाउंट। इनमें से कौन सा अकाउंट करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ट्रांजेक्शनल अकाउंट, लोन अकाउंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
दैट इज ट्रांजेक्शनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फीचर है करंट अकाउंट का? इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट, विड्रॉल लिमिटेड टू सर्टेन नंबर पर मंथ, ऑप्शन सी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, ऑप्शन डी है अकाउंट होल्डर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस। तो इनमें से कौन सा दोस्तों करंट अकाउंट का फीचर है? तो बताइए। इसमें करंट अकाउंट का फीचर है कि ओवरड्राफ्ट फीचर फैसिलिटी अवेलेबल। दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एंटिटीज़ करंट अकाउंट ओपन कर सकता है? इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कॉमन यूज नहीं है करंट अकाउंट का? मेकिंग रेगुलर ट्रांजेक्शन फॉर अ बिजनेस, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉय, पेइंग बिल्स एंड एक्सपेंस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेकिंग इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट का दोस्तों यूज इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं किया जाता है, प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूजुअल मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर अ करंट अकाउंट? तो नो मिनिमम बैलेंस 1000 और 10,000। करेक्ट आंसर है 10,000, लेकिन ये बैंक पे वेरी करता है, टाइप ऑफ अकाउंट पे वेरी करता है। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट यूजुअली रिक्वायर होता है करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए? पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ई नंबर ऑल द अबव, यानी ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए। उस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है इस पार्टिकुलर टॉपिक में, लगभग इसमें 200 से 300 क्वेश्चन है इस पार्टिकुलर पीडीएफ में। इसका आप हेल्प ले सकते हैं। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन है, जिस सभी तरह के प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके सभी तरह के क्वेश्चन का। तो यदि आप इस तरह के पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको मैं इस तरह के एमसीक्यूज़ पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग INIFS के यूनिट 8 को डिस्कस करते हैं, जो कि बेस्ड है FTP एंड FII। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लेट देयर इज कंपनी XYZ ऑफ जर्मनी हैज़ कम टू इंडिया टू सेट अप इस प्लांट फैक्ट्री, रन इट्स यूनिट हेयर। तो सच आर कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? FDI कहेंगे, FPI कहेंगे, FII कहेंगे या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसे कहा जाता है FDI। ऑप्शन ए। FDI बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कंट्री में किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। FII दोस्तों एक शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में। FII कंपनीज होती है जो कि भारत से बाहर होती है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देती है भारत में। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन 2 है, एक कंपनी है MNP ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो है इन्वेस्ट करना चाह रही है कंपनी ABC ऑफ इंडिया के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो वो कोई फैक्ट्री या प्लांट नहीं रखेगी, वही कैटलिस्ट की तरह काम करेगी कंपनी ऑफ अदर कंट्री का, जिसे क्या कहा जाएगा? FDI, FPI, FII, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसे कहा जाएगा FII। यही चीज़ मैंने आपको बताया। FDI लिमिट कितना है इंश्योरेंस सेक्टर में? तो दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट है 74%। इनमें से कौन सा चैनल है FDI रूट का भारत में? ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों FDI रूट का चैनल की बात करें तो दोनों का दोनों रूट है, ऑटोमेटिक रूट भी है, गवर्नमेंट रूट भी है। ऑटोमेटिक रूट किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है? तो ऑप्शन है कॉमर्स मिनिस्ट्री, RBI, ECGC, FDI। तो ऑटोमेटिक रूट होता है दोस्तों RBI के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा FDI का टाइप है? ग्रीनफील्ड FDI, ब्राउनफील्ड FDI, जॉइंट वेंचर, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी ग्रीनफील्ड FDI, ब्राउनफील्ड FDI, जॉइंट वेंचर, ये जितने भी है ना सभी के सभी FDI के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कैसा स्कीम आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए? 1 स्कीम, 2 स्कीम, 3 स्कीम या 4 स्कीम? करेक्ट आंसर है दोस्तों 2 स्कीम आता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर 2 स्कीम होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्कीम जो है इंक्लूड होता है दोस्तों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन? ऑप्शन ए है MEIS, B SEIS, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, इसमें दोस्तों दोनों का दोनों स्कीम आता है, MEIS और SEIS। इसी प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों सभी तरह के MCQs यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सके टॉपिक को। मोर देन 50 MCQs, 60 and 100 MCQs आर देयर। सो इफ यू वांट टू गेट सच टाइप ऑफ MCQs, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। So friends, now let's discuss our MCQ unit number 8 of our AFM, that is based on bill of exchange। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वंस अ यूजान्स बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड द ड्रॉई बिकम प्राइमरी लायबल। फिर सेकंड है कि द ड्रॉई इज सेकेंडरी लायबल ऑन इट। तीसरा है कि ड्रॉई इज कॉल्ड एक्सेप्टर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉमिसरी नोट का कौन सा पार्टीज होता है? मेकर, ड्रॉई, पेई, ड्रॉअर? ऑप्शन ए है ANB, BNC, ANC, CND। दोस्तों प्रॉमिसरी नोट का एक मेकर होता है यानी कि जो पर्सन साइन करता है, और एक पेई होता है यानी जो पर्सन दोस्तों जिसे इंटाइटल्ड है पेमेंट लेने का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ANC ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के कौन से पार्टीज होते हैं? मेकर, ड्रॉई, पेई, ड्रॉअर? तो ये मैंने आपको बताया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के दोस्तों 2 पार्टीज होते हैं, 3 पार्टीज होते हैं दोस्तों, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पेई। ठीक है।
तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं। जब कोई गुड्स का सेल होता है क्रेडिट बेसिस पे, तो सेलर क्रेडिटर हो जाता है, बायर डेटर हो जाता है, सेलर डेटर हो जाता है, बायर क्रेडिटर हो जाता है, सेलर डेटर रहता है, बायर एजेंट हो जाता है, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर दोस्तों, जब सेल ऑफ गुड टेक्स प्लेस होता है क्रेडिट बेसिस पे, तो सेलर क्रेडिटर हो जाता है और बायर डेटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अकोमोडेशन बिल के रिगार्डिंग। पहला है कि इट इज डॉन विदाउट एनी कंसिडरेशन। दूसरा है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड टेम्पोररी फाइनेंस। ऑप्शन सी है कि दोस्तों accommodation bill should be accompanied by a railway receipt or good receipt. Option D है none of the above. So correct answer is accommodation bill should be accompanied by railway receipt or good receipt. ये सही नहीं है दोस्तों accommodation bill के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 508 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग accommodation bill is discounted द डिस्काउंट। जब भी कोई accommodation bill को डिस्काउंट किया जाता है तो डिस्काउंट कौन बॉन्ड करता है, ड्रॉर ड्रॉई, दोनों पार्टी शेयर करते हैं शेयरिंग रेशियो में या इक्वल रेशियो में शेयर करते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी accommodation बिल को डिस्काउंट किया जाएगा तो डिस्काउंट जो है पार्टी शेयर करेंगे अपने शेयरिंग रेशियो में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में। जो बिल ड्रॉ किया गया बिना कोई सेल किए डिमांड बिल, जितना पैसा मिला प्राइवेट स्टेट को इंसॉल्वेंट पर्सन से वो डिविडेंड होता है, जो अमाउंट रिकवरेबल नहीं होता है इंसॉल्वेंट से वो बैड डेप्ट होता है, और डी का नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, जिस बिल को ड्रॉ किया जाए बिना किसी सेल को उसे हम लोग एकोमोडेशन बिल कहते हैं, डिमांड बिल नहीं कहते हैं। सो सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे एमसीक्यूज बना रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो इफ यू वांट टू गेट सच एमसीक्यू काइंडली व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद।